तो वहीं चमोली के रैनी गांव में ऋषिगंगा नदी से निकली नई झील फिर से आपदा की आशंका खड़ी कर रही है। 14,000 फीट पर यह झील 400 मीटर लंबी है, जिसे लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर ऋषिगंगा में बनी नई झील के पास पहुंचे और वहां का जायजा लिया। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। चमोली के रेनी गांव में ऋषिगंगा नदी से एक नई झील निकली है, जिसने फिर से आपदा की आशंका खड़ी कर दी है, क्योंकि इसी तरह की झील की आशंका पहले भी जताई जा रही थी और एक बार फिर से बन गई है, तो एक बार फिर से आपदा की आशंका पैदा हो गई है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्योंकि काम लगातार जारी है एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का, और पूरे आज कह सकते हैं कि 7 दिन चुके हैं। संडे को ये आपदा आई थी और आज वही संडे आ गया है और लगातार शवों का जो मिलने का सिलसिला है वो जारी है। कहां तक पहुंचा है काम? जिस टनल को लेकर अब खुदाई हो रही थी, जो कि नीचे बताया जा रहा था 200 से 300 मीटर नीचे, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है? रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की तो अभी भी महज 20% काम ही हो पाया है। 80% अभी सर्च ऑपरेशन बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है, 8 दिनों बाद भी तपोवन की बेस टनल, जहां पर 35 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है, अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं जा सका है। सबसे बड़ी जो दुखद खबर यह है कि जिस तरीके से ड्रिल लगातार की जा रही थी बेस टनल में जाने के लिए, मेन टनल से बेस टनल में जाने के लिए जो ड्रिल की जा रही थी, वो ड्रिल 13 मीटर ड्रिल जाने के बाद वहां से मड बाहर निकल रहा है, यानी जो कचरा बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि बेस टनल पूरी कचरे से भरी हुई है। और अगर कचरे से भरी हुई है, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी ये टनल अगर कचरे से भरी हुई है, तो ये बात मानिए कि वहां पर जीवन की संभावनाएं अब ना के बराबर हो चुकी हैं। वहां पर किसी के जिंदा रहने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। अगर आप केवल चमत्कार और करिश्मों को छोड़ दें तो हमें नहीं लगता कि वहां पर कोई भी बचा होगा। उसके पीछे की वजह यह है कि दो तरफा, उस पूरी टनल में दो तरफा मलबा आकर के दोनों क्षेत्र, एक तरफ जहां पर डैम जब पूरा बहा तो डैम के पास से भी मलबा उस टनल के अंदर घुसा, और दूसरे साइड से, जिस साइड से हम लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी मलबा अंदर गया। तो दोनों तरफ से मलबा जाने के बाद बीच में अगर लोग रहे भी होंगे तो मलबे से भर गया होगा, ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। दूसरी बात, लगातार शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। जो 180 मीटर जो मेन टनल है, उस टनल को जब साफ करने की कोशिश की जा रही है, आज सुबह से क्लीनिंग के दौरान वहां से 300 बरामद हुए हैं। और अभी ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रेडी गांव से, जहां पर बेसमेंट की लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बेसमेंट की खुदाई चल रही है, वहां से 200 अभी बरामद हुए हैं। तो अकेले आज ही ऋषिगंगा और तपोवन, इन दोनों को मिलाकर कुल 500 आज बरामद हुए हैं। तो शवों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी भी 160 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं और अब उनके शवों की तलाश भी की जा रही है। और उसी के लिए वहां ऋषिगंगा से लेकर के लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में जहां भी धौलगंगा और ऋषिगंगा जाती है, उस पूरे इलाके में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपना सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और लगातार शवों को खोजने की कोशिश कर रही हैं। तो एक बड़ा टास्क है। अभी महज 8 दिन हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये पूरा, अगर आप सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करने की बात करो तो महीनों लग जाएंगे अभी इस पूरे ऑपरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रजेश। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है राहत बचाव का कार्य है, वैसे वैसे जो चुनौतियां हैं वो और भी ज्यादा सामने आ रही हैं। यानी कि ये जो कार्य शुरुआत हुआ था इसकी, इसलिए कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाया जाएगा और शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, जिस हिसाब से स्पीड थी। हालांकि पता था चुनौती है, क्योंकि मड है, कीचड़ है, फिसलन है, ऐसे में काम करने को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। लेकिन अब हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और ये कहना वाकई में कि आप मुश्किल है कि ये काम कितने दिन में खत्म होगा, राहत बचाव का जो चल रहा है। देखिए, कल हमने डीआईजी से भी बात किया था, चमोली रेंज के डीएम से भी हम लोगों ने कल बात किया था। किसी ने कोई टाइम फ्रेम बताने को तैयार नहीं है। बीआरओ से भी हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि देखिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, इसको आप टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे हम लोग
अंदर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें और मुश्किलात सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर 180 मीटर टनल को आप साफ नहीं कर पाए हैं, तो बेसमेंट में जो 13 मीटर 14 मीटर नीचे जाकर के उस टनल का रास्ता है और वो 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, आप उसको कैसे जो है कुछ दिनों में साफ कर सकते हैं, वहां से लोगों को कैसे निकाल सकते हैं? जब तक आप मलबे को साफ नहीं करोगे तब तक कोई भी रेस्क्यू टीम अंदर नहीं जा पाएगी, और जब तक जा नहीं पाएगी तब तक वहां से जिंदा या मृत किसी को भी निकाल ही नहीं पाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का मलबा साफ करना, ये बात समझिए महीनों का समय लगने जा रहा है। तो ये एक बड़ा बेहद ही मुश्किल टास्क है। इसके साथ ही कई किलोमीटर तक ये सैलाब का मलबा गया है, और जो शव हैं वो कई किलोमीटर तक बह बह करके जो है कर्णप्रयाग तक, अगर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है जोशीमठ से कर्णप्रयाग की, और वहां तक अगर इसका मलबा, वहां तक अगर इसके शव जा रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना मुश्किल टास्क हो रहा है और किस आगे कितना मुश्किल टास्क होने जा रहा है। बिल्कुल। और ब्रजेश, जिस तरीके से सामने आया है कि ऋषि गंगा के पास, यानी कि रैनी गांव में ऋषि गंगा के पास एक और झील बन गई है, और ये कहा जा रहा था कि जो ये आपदा आई है इसी तरह की एक झील बनी थी जिसकी वजह से आई ग्लेशियर उसमें गिरा टूटकर, और इस तरह की आपदा सामने आ गई है। लेकिन फिर से एक बार एक और नई आपदा का डर यहाँ पर बना हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या है वो झील? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्लेशियर से एक टुकड़ा टूटा और उसने एक सैलाब के रूप में जोशीमठ में तबाही मचाई, दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह कर दिए, लेकिन उसी बीच में एक हिस्सा जो ऋषिगंगा का मुहाना है, जो रेडी गांव के ऊपर जाकर के बनता, जहां से ऋषिगंगा नीचे आके उतरती है, उस मुहाने के पास एक बड़ी झील बन गई है। उस बड़ी झील में बड़े पैमाने पर पानी एकत्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ऊपर से ग्लेशियर पिघलता है, वो पिघल के उस झील में आता है, और झील का जल स्तर जैसे बढ़ता है वैसे ही झील से रिसाव शुरू हो जाता है, और वो पानी ऋषिगंगा में जल स्तर को बढ़ा देता है। यही वजह है कि 2 दिन हाई अलर्ट जारी हुआ, लगातार जो है ये कहा गया कि तुरंत काम रोक दीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिए गए, सर्च ऑपरेशन रोक दिए गए, और हर तरफ जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन अब एसडीआर टीम मौके पर पहुंची, और उन्होंने मौके पर जाकर के जो मुआयना किया है, जो आज की उसके मुताबिक ये झील बेहद ही बड़ी झील है, और सबसे बड़ी बात उससे पानी रिस रहा है, पानी जैसे बढ़ता है वैसे रिस रहा। लेकिन कभी भी अगर ये झील टूटती है, या ये झील अगर टूटती है, तो एक बड़ा सैलाब दोबारा ऋषिगंगा में आ सकता है, ऋषिगंगा के जरिए धौल गंगा में, और धौल गंगा के जरिए अलकनंदा में, अलकनंदा के जरिए गंगा में। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक और जल प्रलय का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कैसे कम किया जाए, ये किसी को इसकी है कि सर्दी का मौसम है और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो अक्सर वहां पर बर्फ जमी रहती है। ये बर्फ जमने वाला मौसम है, ना कि ग्लेशियर पिघलने वाला। देखिए सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस वक्त ग्लेशियर जमते हैं, ये बेमौसम की आपदा है। सैलाब की संभावना हमेशा उस वक्त रहती है जब बरसात का समय हो, लेकिन इस वक्त बेमौसम अगर ये सैलाब आया तो आप समझिए कि हिमालय के अंदर कुछ बड़ी हलचल हो रही है। हिमालय के अंदर अगर बर्फ के टुकड़े टूट रहे हैं तो कहीं वाइब्रेट कर रहा है हिमालय। जिस तरीके से अभी कल रात में ही एक भूकंप का एक झटका आया, बड़ा भूकंप का झटका, ये हिमालय में भी है। हिमालय की श्रृंखलाओं में चल रहे जो डेवलपमेंट वर्क हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हिमालय के अंदर की स्थितियों को खराब कर रहे हैं, और यही वजह है कि हिमालय में हो रही हलचल इस प्राकृतिक आपदा के रूप में सामने आ रही है। और यही वजह है कि बेमौसम न सिर्फ ग्लेशियर टूट रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वो सैलाब भी आने की संभावना बनी है। अब तो समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे फरवरी के बाद मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो और ज्यादा बर्फ पिघलेगी, तो किसी भी वक्त ये झील महाप्रलय में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2013 की जो आपदा आई, उससे आखिर हमने क्या सीखा? अगर इस तरह की आपदा एक बार फिर से हमारे सामने आ गई है, और अब भी जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है उसमें इतनी दिक्कतें हो रही हैं, अब ऐसी जगह पर, ऐसे दुर्गम इलाकों पर अगर कोई भी काम होता है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, तो उसके लिए इस तरह से प्लानिंग क्यों नहीं होती कि अगर कोई आपदा आ जाए तो उसका सामना किस तरीके से हो? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने दुर्गम इलाके में, इतने खतरनाक इलाके में अगर कोई काम होगा तो कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आपदा की स्थिति बन सकती है। ऋतु, सबसे बड़ा सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक
हर तरफ ये चिंता जताई गई, हर तरफ ये कहा गया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो पहाड़ हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनके आसपास के इलाके में ज़बरदस्त तरीके से विस्फोट किए जाते हैं। विस्फोट के जरिए टनल बनाई जाती हैं और टनल के जरिए जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संचालित होते हैं। तो वहाँ इसी की वजह से हिमालय में हलचल बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी 2013 में बनी थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दिया था कि हिमालय में होने वाली अस्थिरता या हिमालय में जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा काम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से है। और उत्तराखंड में आप जहां भी देखिए आपको हर एक पहाड़ से निकलने वाली नदी में 1-2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये प्रकृति के साथ जो आप लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि ये जल प्रलय के तौर पर सबके सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश।